नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं और न्यूज रूम से आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो सवाल इंडिया का। देश की बड़ी राजनीतिक खबरों का सबसे सॉलिड बुलेटिन आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आज कार्यक्रम में आपको हम दिखाएंगे बुलडोजर का एक्शन किस तरह से चल रहा है बिहार में। बात इसके अलावा पार्लियामेंट में आज क्या हुआ, किस तरह का हंगामा हुआ, उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। बयान क्या, दरअसल संचार साथी ऐप, इसे लेकर वो ये कह रहे हैं कि सरकार द्वारा जासूसी की कोशिश है और तुलना यहां पर उन्होंने सरकार के फैसले की नॉर्थ कोरिया के तानाशाह शासक किम उन जोंग से कर दी है। उन्होंने कहा जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन कर रहे हैं, उसी तरह से सरकार यहां भारत में भी लोगों के मोबाइल की जासूसी कराना चाहती है और इसी उद्देश्य से संचार ऐप लाया जा रहा है। सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है? ये जब लोकसभा में ये सरकार उसी तरह बनाना चाहती है। कोरिया में ना वो एक क्या है वहाँ के नॉर्थ कोरिया के वो किंग जोंग, कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किंग जोंग के रास्ते पे चल रही हो? किंग जोंग। तो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया और इस पर यकीन है ना, अब आगे आपको मोर्चा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। संचार ऐप पर हम डिटेल में अभी आपको आज दिन भर का घटनाक्रम भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बुलडोजर एक्शन की खबर। उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर एक्शन आपने वक्त वक्त पर होते देखे हैं, उससे इतर अब बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। और आज इस बुलडोजर एक्शन की जद में कौन कौन से इलाके आए, जिसमें बरेली से लेकर बेगूसराय, पटना और सीवान तक ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। बिहार से उत्तर प्रदेश तक एक बार फिर से बुलडोजर का फुल एक्शन जारी है। पटना, सीवान और बेगूसराय बुलडोजर एक्शन के 3 बड़े एपिसेंटर बने हैं। जहां तक पटना का सवाल है तो पूरे पटना में ताबड़तोड़ अंदाज में बुलडोजर एक्शन जारी है। पटना के बोरिंग से लेकर राजापुर तक के इलाकों में सभी अवैध निर्माण जो सड़कों के किनारे थे उन पर बुलडोजर चलाया गया। लगातार पटना में बुलडोजर एक्शन आपको देखने को मिल रहा है और ये देखिए नगर निगम और प्रशासन की तरफ से किस तरीके से जो भी अवैध निर्माण है सड़कों के किनारे, अब उसको बुलडोजर पूरे तरीके से डिमोलिश कर रही है। जो इंक्रोचमेंट है, इलीगल इंक्रोचमेंट पूरे पटना और बिहार के अलग अलग जगहों पर किया गया है, उस पर लगातार बुलडोजर एक्शन। और जिस तरीके से योगी मॉडल की बात अब बिहार में हो रही है, लोगों का कहना है कि काफ़ी लोग इससे खुश भी है। जितने भी अवैध निर्माण है उनको नगर निगम और प्रशासन के लोग हटा रहे हैं और यहाँ पर जो अवैध निर्माण किया गया था पटना में, उनको भी हटा दिया गया है। और प्रशासन यहाँ पर भी एक अवैध निर्माण था, उसको भी अब यहाँ से खाली कराया जा रहा है। पूरे एक्शन में पटना प्रशासन और नगर निगम की टीम एक एक करके अब सभी जगहों को और सभी जो अवैध निर्माण है उसको अब खाली कराया जा रहा है। हमारे कैमरा पर्सन सगू वालम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर ये पटना के अलग अलग सभी अंचल, जितने भी ब्लॉक्स है, जितने भी अंचल हैं, वो अब लगातार देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर जितने सड़कों के किनारे खासकर की जो भी निर्माण था अवैध तरीके से, उसे हटाया जा रहा है। इस बुलडोजर कार्रवाई से कुछ लोग खुश हैं, लेकिन जिनके ठिकानों पर यह बुलडोजर चल रहा है उन लोगों में बेहद नाराजगी है। उनका कहना है कि प्रशासन अगर इस तरह कार्रवाई करेगा तो गरीब आदमी कहां जाकर रहेगा। रोड फुटपाथ पर रहता है, उसको हटा रहे हैं तो बहुत दिक्कत ना, कहाँ जाएंगे लोग। आप ही लोग का था? हम ही लोग का था, सब यही लोग का, ये नहीं का है सब। हाँ, लोकले आदमी के है। गरीब लेडीज है, वही अपना करती है, कमाती है तो खाती है। नगर निगम की टीम और प्रशासन और मजिस्ट्रेट की निगरानी में ये एक्शन लिया जा रहा है। जो लोग नाराज हैं उन्हें लेकर प्रशासन का कहना है कि इन लोगों को पहले से अल्टीमेटम दिया जा चुका था। नाराज भी है, जिनका निर्माण था उनको ध्वस्त किया गया। लेकिन ये तस्वीर पटना और पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में यही तस्वीर है। प्रशासन का बुलडोजर हर जगह पर अवैध निर्माण पर चलाया जा रहा है। बेगूसराय में भी अपराध और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। यहाँ भी बुलडोजर से अतिक्रमण को गिराने की कार्रवाई हुई। बिहार में सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालते ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यूपी स्टाइल में एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई से अपराधियों में दहशत है, तो वहीं अतिक्रमणकारियों के हौसले भी पस्त दिखाई पड़ रहे हैं।
सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही पुलिस एक्शन मोड में है। पहले तो बेगूसराय में एनकाउंटर होती है और अब योगी स्टाइल में बुलडोजर भी चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो अवैध निर्माण है, अतिक्रमण किया हुआ था, उसे योगी स्टाइल में बुलडोजर की तरह ध्वस्त किया जा रहा है, उसे नस्तनाबूद किया जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रजा से जुड़े लोगों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अब उसके करीबियों से जुड़े अवैध ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। बरेली में गुड मैरिज लॉन और इवान फरहत मैरिज लॉन को बीडीए नियमों के उल्लंघन और नक्शा पास न कराने पर ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हुई है। अब तक बरेली में करीब 1 दर्जन से ज्यादा अवैध इमारतें गिराई जा चुकी हैं। बरेली विकास प्राधिकरण ने जो आज कार्रवाई की है, उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं कि वो किसी को भी जिनके नक्शे पास नहीं है और वो दंगे में कभी भी शामिल रहे होंगे या उनको किसी तरीके की भी मदद की होगी, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। यूपी में बुलडोजर एक्शन के अलावा शातिर बदमाशों के खिलाफ योगी का ऑपरेशन भी फुल स्पीड में जारी है। बीते 24 घंटों में यूपी के 6 अलग अलग शहरों में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। शामली, जालौन, हरदोई, नोएडा, मुजफ्फरनगर और मथुरा में पुलिस ने 7 एनकाउंटर को अंजाम दिया। शामली में बावरिया गैंग के सरगना मिथुन को पुलिस ने ढेर कर दिया। ये यूपी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। लूट जैसे कई मुकदमे इस बदमाश पर थे। बावरिया गैंग के सरगना मिथुन ने दहशत का माहौल फैला रखा था। बदमाशों की फायरिंग से हमारी पुलिस ने प्रख्यात फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश मिथुन गंभीर रूप से घायल हो गया और एक बदमाश भागने में फरार हो गया। मिथुन को तत्काल हमारी मौके पर मौजूद पुलिस ने CSC में एडमिट कराया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसको रेफर किया गया जिला अस्पताल शामली के लिए, और जहां उसकी मौत हो गई। जाहिर है सीएम योगी पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूपी में रहना है तो कायदे में रहना होगा। ऐसे में इन तमाम बदमाशों ने शायद सीएम योगी की ये चेतावनी को अनसुना कर दिया, जिसका अंजाम अब सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो सोचिए सिवान जैसी जगह जहां पर जिसकी तुलना जब पर्यायवाची उसको माना जाता है बाहुबलियों के साथ में, और ऐसे वक्त में यहाँ पर बुलडोजर एक्शन, अवैध अतिक्रमण वाले इलाकों पर एक तरह की मैसेजिंग भी है जो इस वक्त नई सरकार वहां पर दे रही है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं एक विवादित बयान की। देखिए, विवादित बयानों का राजनीति में होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि लोकतंत्र में इस तरह के बयान जहां पर यह कह दिया जाए कि मंत्री जी की जुबान काट लो, 5 लाख रुपए इनाम में दे देंगे, आप सोचिए इन बयानों की गंभीरता क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद, पहले उन्होंने एक बयान दिया, वो बयान करणी सेना को अखरा, तो फिर करणी सेना ने भी बदले में वहां से उनके नेता ने भी मंत्री जी पर कर दी है ऐसी एक टिप्पणी। लेकिन सवाल फिर वही कि पद पर बैठे व्यक्ति ऐसी बातें करेंगे और उसके बाद वो दल या वो ऑर्गेनाइजेशंस जो किसी समाज विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर ऐसी जुबान इसी भाषा में बात करेंगे तो फिर समाज में मैसेजिंग क्या जाएगी। यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे और दलाली का सिस्टम चलता रहा, अभी भी इसीलिए बलिया भी बर्बाद है। ये जनाब हैं संजय निषाद। इनके कंधों पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पद का भार है और अब तक इनका नाम किसी बड़े विवाद में तो नहीं आया, लेकिन इस दफा उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हंगामा शुरू हो गया है। और तो और करणी सेना के लोगों ने इनकी जुबान काटने का ऐलान कर दिया है। आगाज कर रहा हूं उनके तरफ से कि अगर वो उसकी जुबान काट कर लाते हैं तो 5,51,000 रुपए का इनाम। चलिए सबसे पहले आपको संजय निषाद का वो वायरल बयान सुनाते हैं जिसकी वजह से उनके खिलाफ करणी सेना के लोग आग बबूला हो गए हैं। यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे और दलाली का सिस्टम चलता रहा, अभी भी इसीलिए बलिया भी बर्बाद है। संजय निषाद का ये बयान अब उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। एक तरफ करणी सेना उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है तो वहीं करणी सेना के बलिया के जिला अध्यक्ष कमलेश सिंह ने विवाद को और भड़काते हुए विवादित ऐलान कर दिया है और कहा है कि जो कोई मंत्री संजय निषाद की जीप काट कर लाएगा उसे संगठन की तरफ से 5,51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मुझे वो मिल गया, राख लगा के उसकी जबान में खींच लूंगा। अगर नहीं खींच पाता हूं तो मैं बलिया के नौजवान साथियों को आगाज कर रहा हूं उनके तरफ से कि अगर वो उसकी जुबान काट कर लाते हैं तो 5,51,000 रुपए का इनाम
मैं अपने पूरे संगठन से बलिया के जनपद के हर एक घर से चंदा लेकर 5,51,000 रुपये देने का काम करूंगा। बलिया के नाम पर जितना जहरीला बयान योगी के मंत्री संजय निषाद ने दिया है, उससे कहीं ज्यादा जहरीला बयान करनी सेना के जिला अध्यक्ष कमलेश सिंह का है, क्योंकि संजय निषाद ने अपने बयान में आगे बलिया की उपलब्धि और बगावती इतिहास का भी जिक्र किया है, लेकिन करनी सेना के नेता ने उसे अनसुना करते हुए योगी सरकार के मंत्री की जुबान काटने का ऐलान कर दिया। यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे और दलाली का सिस्टम चलता रहा, अभी इसीलिए बलिया भी बर्बाद है। संजय निषाद ने जिस बलिया को अंग्रेजों का दलाल बताया है, साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ उसी बलिया के बागी तेवर का भी जिक्र किया है। चलिए हम आपको उसी बलिया के गौरवशाली इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी बता देते हैं। बलिया का इतिहास अंग्रेजी शासन से पहले और बाद बड़ा अहम है। बलिया को बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बलिया मंगल पांडे और चित्तू पांडे जैसे आजादी के महान नायकों की जन्मस्थली भी है। इसके साथ साथ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध किया था और कुछ दिनों के लिए स्थानीय सरकार भी स्थापित की थी। बलिया का नाम प्राचीन राजा बलि के नाम पर रखा गया था। 1879 में बलिया को गाजीपुर जिले से अलग करके एक अलग जिले के रूप में स्थापित किया गया। बहरहाल बलिया के नाम पर संजय निषाद का बयान विवादों में है और देखना होगा कि विवाद इतना बढ़ जाने के बाद संजय निषाद अपने बयान पर कायम रहते हैं या फिर माफी मांगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये तो बात थी एक विवादित बयान की, लेकिन अब आपको उस विवाद की तरफ ले चलते हैं जो संचार ऐप की वजह से हो रहा है। सवाल ये है कि क्या सरकार आपके मोबाइल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब सरकारी फैसले में कहा गया है कि हर वो मोबाइल फोन जो अब आएगा यहाँ मार्केट में, उसमें एक ऐप पहले से डाउनलोडेड रहेगा जिसका नाम होगा संचार ऐप। और सरकार का ये कहना है कि साइबर फ्रॉड रोकने के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ये उन मोबाइल फोन्स पर भी लागू होगा जिसे आप विदेश से आयात करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि विपक्ष ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि सरकार जासूसी करने के लिए ऐसा कदम उठा रही है। सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। So it is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy. तो ये तो एक सर्विलेंस, सिटीजन सेफ्टी की आड़ में, साइबर सेफ्टी की आड़ में आप सर्विलेंस कर रहे हो, निजी जिंदगियों में दखलंदाजी दे रहे हो। कौन, हम किससे चर्चा करते हैं, क्या करते हैं, क्या फोटो गैलरीज, क्या सब कुछ का एक्सेस ले लेते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? हर चीज में इनको अच्छाई दिखता ही नहीं है, जो भी दिखता है खराबी। तो खराबी उल्लेख करें, विलक्षणा में बोलेंगे SIR खराब है, समाचार ऐप खराब है, और भाई क्या खराबी है वो तो बताओ। खतरनाक बात है और इस पे जो है मुझे लगता है कि पार्लियामेंट किसी कमेटी को अध्ययन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं सबका डेटा रख लें, सबकी इंफॉर्मेशन रख लें, इस बहाने सरकार जो हर एक के मोबाइल में घुस जाए। ये संचार साथी नहीं है, ये सरकार साथी है। विपक्ष का ये विरोध सरकार की तरफ से एक मोबाइल ऐप को लेकर जारी किए गए आदेश के खिलाफ है। दरअसल साइबर फ्रॉड को रोकने और साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया कदम उठाया है। इसके तहत दूरसंचार विभाग ने संचार साथी ऐप को भारत में बिकने वाले सभी नए मोबाइल हैंडसेट में अनिवार्य कर दिया है। इसी को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि सरकार इस ऐप के जरिए जासूसी कराना चाहती है। सरकार आम लोगों की निजता का हनन कर रही है, मोबाइल में जबरन ऐप डलवाकर लोगों की जानकारी जुटाना चाहती है। सरकार के इस आदेश को लेकर विपक्ष कैसे हमलावर है ये आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि सरकार ने ऐप को लेकर क्या कुछ आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक भारत में बिकने वाले सभी नए हैंडसेट में संचार साथी ऐप का प्री इंस्टॉलेशन अनिवार्य किया गया है। ये आदेश विदेश से भी आयात हैंडसेट पर भी लागू होगा। सरकार ने सभी मोबाइल निर्माताओं को 90 दिनों की समय सीमा दी है। इस कदम का उद्देश्य साइबर सुरक्षा बढ़ाना, धोखाधड़ी रोकना, फर्जी सिम कनेक्शन पर रोक लगाना और साथ ही चोरी या खोए हुए फोन को ब्लॉक या ट्रेस करने में मदद करना है। सरकार इस कदम के पीछे बढ़ते साइबर फ्रॉड को रोकने या कम करने की बात कह रही है, लेकिन विपक्ष इसे जासूसी करने वाला कदम बता रहा है। It's not just one thing.
it's not just snooping on the telephones. It's overall they are turning this country into a dictatorship. नोटिफिकेशन जारी किया गया, शायद उनके नोटिस में नहीं आया या उन्हें ध्यान नहीं दिया। उसमें बहुत क्लियर मैंडेट था कि सभी को ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर्स को ये एज अ बंडल जो प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, ये डालना ही पड़ेगा, विच कैन नॉट बी अनइंस्टॉल्ड। तो ये तो एक सर्विलेंस, सिटीजन सेफ्टी की आड़ में, साइबर सेफ्टी की आड़ में आप सर्विलेंस कर रहे हो, निजी जिंदगियों में दखलंदाजी दे रहे हो। कौन, हम किससे चर्चा करते हैं, क्या करते हैं, क्या फोटो गैलरीज, क्या सब कुछ का एक्सेस ले लेते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? खतरनाक बात है। और इस पे जो है मुझे लगता है कि पार्लियामेंट किसी कमेटी को अध्ययन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं सबका डेटा रख लें, सबकी इंफॉर्मेशन रख लें, इस बहाने सरकार जो हर एक के मोबाइल में घुस जाए, इसलिए बड़ी चिंता की बात है। इस पर सबको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये संचार साथी नहीं है, ये सरकार साथी है। दरअसल संचार साथी ऐप को लेकर जब आदेश जारी किया गया तो उसमें कहा गया था कि ये ऐप ना तो डिलीट किया जा सकेगा और ना ही इसे डिसेबल किया जा सकेगा। इसी बात को लेकर ज्यादा विरोध होने लगा। बाद में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद सामने आए और कहा कि ऐसा नहीं है, जिसे ऐप का इस्तेमाल नहीं करना है वो ना करे और चाहे तो इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पर आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती है, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लेकिन विपक्ष तो का बात का मतलब एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप, कोई मैंडेटरी नहीं है। सिंधिया ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को फ्रॉड से बचाना है। कई लोगों को इस ऐप के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए ये आदेश जारी किया गया। हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। बहरहाल इस ऐप को लेकर विपक्ष का विरोध जारी है। विपक्ष का कहना है कि वो इस मुद्दे को सदन में भी उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, सरकार यहाँ पर साफ कह रही है कि आप चाहें तो इस ऐप को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन संचार ऐप क्या है, ये कैसे काम करेगा, जानना ये भी जरूरी है। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए इसे एक अहम ऐप बताया जा रहा है। चोरी हुए डिवाइस के मिसयूज से रोकने में भी मदद मिलेगी। तो कैसे काम करता है? दरअसल इस ऐप में IMEI नंबर को CEIR डेटाबेस से जोड़ा जाएगा और ये फोन के वैध और चोरी हुए डिवाइस की जानकारी रखता है। खोए या चोरी हुए मोबाइल की IMEI को ब्लैकलिस्ट करेगा और IMEI ब्लैकलिस्ट से मोबाइल का इस्तेमाल फिर मुश्किल होगा और ऐसे फोन को दोबारा बेचना भी मुश्किल होगा। इस ऐप के जरिए संदिग्ध धोखाधड़ी वाले जो कॉल्स आपके पास आते हैं, SMS आते हैं, उनकी भी रिपोर्टिंग हो सकेगी। दूर संचार विभाग तक पहुंचा सकेंगे आप और इसके अलावा संदिग्ध कॉल को भी रिपोर्ट किया जा सकेगा। इस रिपोर्ट से फ्रॉड करने वाले नंबर्स और लिंक्स की पहचान होगी। नंबर, लिंक की पहचान के बाद फिर तुरंत एक्शन होगा। हमें लगा आपको इसे और बेहतर तरीके से समझाने के लिए जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय जरूर ली जाए। साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे ने इस पर और जानकारी दी। देखिए, मैंने यहाँ ऐप खोल रखी है, तो सबसे पहले तो जो आपकी प्राइवेसी कंसर्न है वो दूर कर देता हूँ। ये प्ले स्टोर पर मैंने ऐप खोल रखी है। जब इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको, अभी रुक जाइए, डेटा सेफ्टी का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर एक सी डिटेल्स का ऑप्शन है। आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा नो डेटा कलेक्टेड, नो डेटा शेयर्ड विद थर्ड पार्टीज ऐप। ठीक है। और यही प्रोसेस आप किसी दूसरी ऐप के संग कीजिए तो आपको जो जो वो डेटा कलेक्ट करती है सारा दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कोई डेटा आपका कलेक्ट करती नहीं है। ठीक है। परमिशन जो इसने ले रखी है वो इसलिए ले रखी है, वो परमिशन भी यही दिखेंगे आपको जब आप इसके अंदर जाएंगे। तो जो इसकी प्राइवेसी पॉलिसी है, अबाउट दिस ऐप में जाइए और यहाँ पर ये बताएगा कि मैं इसकी कॉल, SMS, ये सारी परमिशन ले रहा हूँ। ये क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर जो फीचर है वो फीचर
यूज करने के लिए जैसे आपको कॉल रिपोर्ट करनी है तो कॉल लॉग चाहिए, एसएमएस रिपोर्ट करना है तो एसएमएस एक्सेस चाहिए, ईमेल रिपोर्ट करनी है तो ईमेल एक्सेस चाहिए। इस वजह से सारे ऑप्शंस हैं और वो सिर्फ उस समय वो लिए गए जब आप रिपोर्टिंग करोगे, वो डेटा कलेक्ट करने के लिए नहीं है। सर कौन कौन सी सुविधाएं इससे मिलेंगी लोगों को? सबसे पहले तो आपका फोन चोरी हो जाता है तो तुरंत रिपोर्ट करके आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, वो फैसिलिटी है। इसके अलावा आपको कोई अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन आता है, चाहे इंटरनेशनल नंबर से आए या ईमेल पर आए या व्हाट्सएप पे आए, उसको आप रिपोर्ट कर देंगे, वो ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा आपके सिम कोई चल रहे हैं ऐसे जो आपके नाम पे इशूड हुए हैं लेकिन आपने नहीं इशू कराए, आपके आधार से लिंक है, वो आप तुरंत ब्लॉक करा सकते हैं। और आइए आपको एक बड़ी खबर इस वक्त बता दें, मंगलवार और बुधवार को एसआईआर को लेकर सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई है सदन में और एक सहमति जरूर यहां पर बन गई है। तो वंदे मातरम के लिए भी चर्चा के लिए 10 घंटे का समय आवंटित हुआ है। सोमवार को सुबह 11 बजे लोकसभा में चर्चा शुरू होगी। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। तो अगले हफ्ते आपको मंगलवार और बुधवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए कदम उठाया जा रहा है, 12 राज्यों में जो प्रक्रिया चल रही है उसके लिए चर्चा सदन में होती हुई दिखाई देगी। हालांकि सरकार की तरफ से पहले ये कहा गया कि ये काम चुनाव आयोग कर रहा है, जो अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन विपक्ष लगातार इस मांग पर अड़ा रहा कि एसआईआर को लेकर सदन में बातचीत हो, चर्चा हो और उस पर सवालों के जवाब सरकार दे। इसमें बीएलओज की मौत के मुद्दे को भी बड़ी गंभीरता और संजीदगी के साथ सदन में उठाया गया। अब इन सबके बीच सोमवार के बाद आपको सदन में चर्चा इस पर होती हुई दिखाई देगी। जिस तरीके से एसआईआर किया जा रहा है उसमें बीएलओज को इतना हेवी टारगेट दिए जा रहे हैं कि स्ट्रेस के मारे उनकी जान जा रही है, तो क्यों नहीं वो आज का चर्चा का विषय होना चाहिए। आज ही अखबार में आया है कैसे इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था, इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी आपत्ति की थी नोट में, तो क्यों इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो देश को प्रभाव करता है, असेंबलीज में प्रभाव डालता है, पार्लियामेंट में प्रभाव डालता है इलेक्शन कमीशन का रोल। इतनी बड़ी बिहार में हार हुई, एक व्यक्ति ने कॉम्प्लेन नहीं किया करोड़ों वोटर्स में कि हमारा नाम गलत कटा या हमको वोट देने नहीं दिया गया। अरे कांग्रेसियों, कुछ तो शर्म करो। इतनी बड़ी हार हुई है फिर भी यहां खड़े हो। चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करता है कि नहीं। बिहार में किसी बीरो ने कहा कि हमको दबाव पड़ रहा है, बिहार में किसी बीरो ने सुसाइड किया क्या? तो ये कहानी कहां से आ रही है? क्योंकि बंगाल में घुसपैठियों को बचाने की कवायद चल रही है ताकि उनकी सरकार में घुसपैठिए वोट दें। ये है बड़े सवाल। चुनाव आयोग को प्रभावित करके चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का कार्य कर रही है। साम दाम दंड भेद, यंत्र मंत्र तंत्र, भ्रष्टाचार से अर्जित काले धन का चुनाव में पूरी तरीके से दुरुपयोग या मैनेजमेंट जिसको भाजपा कहती है, मैनेजमेंट भाजपा की शब्दावली में, ये सारी चीज चल रही है पूरे देश में। निष्पक्ष चुनाव, समान अवसर, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही। लेकिन व्यवहार बच्चों की, नाबालिगों की तरह कर रही है। आज तक मुद्दों की समझ नहीं है। एसआईआर पर जवाब तो बिहार की जनता ने दे दिया। क्या घुसपैठियों को बचाना चाहती है कांग्रेस और अपोजिशन? चलिए इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रेणुका चौधरी जो सदन में कल स्ट्रीट डॉग को लेकर पहुंची थी, आज कैसे इस मामले पर और बातचीत बढ़ गई है। पूरी खबर ब्रेक के बाद आगे। और अब बात एक बार फिर से देश में शीतकालीन सत्र की। पार्लियामेंट में एक तरफ एसआईआर को लेकर, वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर एक सहमति सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बन गई है, लेकिन इस बीच कल जो विवाद हुआ था, जहां पर रेणुका चौधरी पहुंच गई थी स्ट्रीट डॉग को लेकर, उस मामले में एक कदम आगे परिस्थितियां चली गई है, क्योंकि जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर अब सियासी संग्राम आपको आगे और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के संसद में कुत्ता लाने को लेकर जारी विवाद अभी थमा भी नहीं था कि इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से इसको लेकर जब सवाल पूछा गया तब उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। पेट अलाउ नहीं है, पेट अलाउ नहीं है, अंदर अलाउ है। These are the things that India is discussing these days. राहुल गांधी पत्रकारों से ही ऐसे सवाल करने लगे जैसे उन्हें कुछ जानकारी ही न हो। पहले पत्रकारों और राहुल गांधी के बीच इसको लेकर जो सवाल जवाब हुए वो आप सुनिए। Dog is the main topic today, I believe.
कल का लाया, कल क्या कर दिया कल बेचारे कुत्तों ने? यहाँ आता था? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है, ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है, पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड है। ये कहते ही राहुल गांधी यहाँ से निकल गए, लेकिन जो कहा उससे एक नया बवाल शुरू हो गया। इससे बीजेपी को एक और मौका मिल गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने बयानों से मर्यादा को तार-तार किया है। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, LOP हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अच्छा क्या डॉग यहां तक आ गया था? तो पत्रकारों ने कहा हाँ यहां तक आ गया था। अच्छा यहां अलाउड नहीं है? तो पत्रकारों ने कहा नहीं सर, प्रोटोकॉल से तो नहीं। अच्छा अंदर तो अलाउड है, अंदर तो अलाउड है, इशारा करते हुए सदन की तरफ। विद दिस काइंड ऑफ स्पीच, विद दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, विल द कंट्री रिस्पेक्ट यू? क्या देश आपका सम्मान करेगा? क्या लोग आपको वोट देंगे यदि इस प्रकार से आप बात करेंगे? आपको बता दें कि कल कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपने साथ एक स्ट्रीट डॉग लेकर संसद पहुंच गई थी। संसद भवन के गेट पर जब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका तो वो नहीं मानी और डॉग के साथ अंदर पहुंच गई। जब इसको लेकर विवाद बढ़ा तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि इसको लेकर कोई कानून नहीं बना है। कुत्ता सड़क पर घूम रहा था, कुत्ते की जान बचाने के लिए उन्होंने इसे गाड़ी में बैठा लिया। सत्ता पक्ष पर तंज कसते हुए रेणुका ने ये भी कहा कि असली काटने वाले तो संसद में बैठे हैं, वो सरकार चला रही है। जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। बहरहाल मुद्दा स्ट्रीट डॉग को संसद भवन में लाने से उठकर अब सियासी बयानबाजी तक पहुंच गया है। इस पर राहुल गांधी की तरफ से जो टिप्पणी की गई उसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरह हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और आइए इस वक्त आपको बड़ी खबर हम बताते हैं। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी आज कुछ ऐसा बोल गए जिसे लेकर अब सियासत गर्म है। सवाल यहाँ पर ये कि उन्होंने जिस तरह से देश की न्यायपालिका को लेकर, जजेस को लेकर जो टिप्पणी की है, जिसमें कहा कि जजेस आजकल ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जो TRP बढ़ाने वाला है। आजकल जज लोग ज्यादा बात करते हैं TRP बढ़ाने के लिए। कल्याण बनर्जी इतने गुस्से में क्यों हैं? ममता बनर्जी के सांसद कल्याण बनर्जी क्यों कह रहे हैं कि जज लोग TRP बढ़ाने के लिए बोलते हैं? पहले आपको बताते हैं कि टीएमसी सांसद ने जिस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है वो क्या था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मामले को लेकर एक सुनवाई चल रही थी। कोर्ट में 5 लापता रोहिंग्या नागरिकों का पता लगाने की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी। उसी सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या हमें उनके लिए लाल कालीन बिछा देना चाहिए। CJI ने कहा कि उत्तर भारत की सीमाएं बेहद संवेदनशील हैं। लोग सुरंगों के रास्ते अंदर आते हैं और फिर भोजन, आश्रय, बच्चों की शिक्षा का अधिकार मांगते हैं। क्या हमारे बच्चे इन सुविधाओं के हकदार नहीं हैं? कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से भी पूछा कि क्या कोई आधिकारिक आदेश है जो रोहिंग्या समुदाय को शरणार्थी घोषित करता हो, और अगर कोई कानूनी दर्जा नहीं है, कोई व्यक्ति अवैध तरीके से घुसा है, तो क्या हमें उसे यहीं रखने का दायित्व है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर वकील कल्याण बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की इसी टिप्पणी पर जो बयान दिया वो चर्चा में है। उनका टिप्पणी का जवाब हम नहीं देंगे। उनका टिप्पणी का जवाब देना हमारा शोभा नहीं मिलता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। लेकिन हम एक बात बोलूं, जो सब जज को कोई लूज कमेंट करना नहीं चाहिए। पहले जो था हमारा इंडियन जुडिशियरी में, जज लोग कम बात करते थे और जजमेंट के जो बोलना है वो बोलते थे। अभी क्या हो गया, पूरा टेंडेंसी बदल गया। आजकल जज लोग ज्यादा बात करते हैं TRP बढ़ाने के लिए, जजमेंट नहीं देते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि इस PIL पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। प्रभावित व्यक्ति या उनका परिवार खुद कोर्ट में आ सकता है। इस तरह की का उन्होंने ये करना, कमेंट करना बिल्कुल गलत बात है। ऐसा है कि बीजेपी के नेता जिस ढंग से बोलते हैं, RSS के नेता जिस तरह से बोलते हैं, उसी तरह
वो अगर चीफ जस्टिस इस तरह से बोले तो बिल्कुल गलत है। मैं चीफ जस्टिस का आदर करता हूं, लेकिन उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल गलत है। उनके पोस्ट को वो शोभा नहीं देता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो देखिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए चुनावों में लगातार बड़ा मुद्दा बनते रहे हैं। अलग अलग मंच से बड़े नेताओं ने बयान भी दिए हैं, लेकिन आइए आपको अब सुनवाते हैं इस पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अलावा बीजेपी ने भी अलग अलग मंचों पर अब तक क्या कहा है। बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों की समस्या अभी पूरी निपटी नहीं। अभी थोड़ी सी जागृति शासन प्रशासन में आई हुई दिखती है, लेकिन वो समस्या है ऊपर से म्यांमार से खड़े रोहिंग्या आ गए। अब वो वहां से यहां क्यों आए, वहां क्यों नहीं रह सके, सारी जानकारी लेते हैं तो ध्यान में आता है कि उनकी अलगाववादी, हिंसक और अपराधी गतिविधियां उसके लिए कारण। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई भी होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। लव जिहाद के नाम पर जो खेल बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा झारखंड के अंदर रचा जा रहा है, इस षड्यंत्र के हिस्से ये इंडी गठबंधन की कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी तीनों लोग बने हुए हैं। ये तीनों दल इस षड्यंत्र में शामिल है। आपके सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे हैं और याद रखना, ये पहचान का संकट अत्यंत खतरनाक संकट है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत का रिश्ता और उनके बीच का संवाद हमेशा से चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार मोहन भागवत ने पीएम के बारे में जो कहा वो खास है। भागवत ने खुलकर कहा कि जब मोदी बोलते हैं तो दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। आता जगामध्ये भारताच्या पंतप्रधानांना लोक ऐकतात, काय ऐकतात? कारण ही भारताची जी शक्ती ज्या ठिकाणी जेव्हा प्रकट व्हायला पाहिजे त्या ठिकाणी तेव्हा प्रकट व्हायला लागते, त्यामुळे जगाला बोलतात। संघालाही एका ठिकाणी मला म्हटलं असेल की तुम्ही 30 वर्ष उशिरा आला। मी त्यांना म्हटलं आम्ही 30 वर्षापासून येतोय, उशिरा नाही आलो। तुम्ही आमचं उशिरा ऐकायला लागला। मोहन भागवत ने इसके पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी और उनके कामकाज की शैली की तारीफ की है। अक्टूबर 2021 में भागवत ने कहा था कि 2014 के बाद भारत की सुरक्षा नीति को सरकार के एजेंडे में प्राथमिकता मिलनी शुरू हुई। इसी तरह जुलाई 2017 में भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मोदी किसी भी कार्य को असंभव नहीं मानते हैं और उनके नेतृत्व में देश को बहुत आशाएं हैं। इसके पहले अक्टूबर 2014 में यानी मोदी सरकार की पहली पारी शुरू होने के बाद कहा था कि सरकार के अलग अलग कदमों से देश हित में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयं सेवक के लिए क्या कहा था, आपको ये भी सुनना चाहिए। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के
100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इसके अलावा मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर अपने एक लेख में पीएम ने भागवत को सामाजिक परिवर्तन, सद्भाव और भाईचारे की भावना को मजबूत करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाला व्यक्ति बताया था। पीएम ने भागवत को एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रबल समर्थक और वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत का जीवंत उदाहरण भी बताया था। चलिए इसी तरह एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन लौटेंगे, कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।